Hey everyone, welcome to Mentor Meter by Kalpana Singh, and today we will discuss about Chapter 7 Class 7th NCERT Geography. मेनली इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, बिकॉज एंशियंट टाइम में काफ़ी मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाना. अब काफ़ी इजी हो गया है. चाहे 200 किलोमीटर की दूरी हो या 400 किलोमीटर की, हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ी सी दूरी हो तो हम स्कूटी या बाइक से चले जाते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ये है तो हम कार से चले जाते हैं. उससे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो हम फ्लाइट से चले जाते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस भी बदल रहे हैं टाइम के हिसाब से. जैसे कि चैप्टर 1 में दिया गया था, लर्न द अर्ली ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन द नेचर, फूड, क्लोथिंग वगैरह. जो अर्ली मैन रहता था, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की चीज़ें बदलती चली गई धीरे धीरे. जो होम सेटलमेंट था वो भी बदल गया. तो सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहले सेटलमेंट की बात करते हैं. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. जैसे आप कहते हो कि नदी के किनारे ही सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी है और वहाँ पे रहते थे लोग, क्योंकि पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता था लाइवलीहुड के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए भी. तो अर्लियर ह्यूमन बीइंग वाज हंटर एंड गैदरर, बट पानी की तब भी ज़रूरत पड़ती थी. तो इसीलिए ह्यूमन सेटलमेंट नदी के किनारे हुआ करता था. उसके बाद चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी. ह्यूमन ने जो भी अपनी चीज़ें थी, अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज, केव्स, एंड दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स. इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट हाउस. जब क्रॉप्स उगाने लगे तो परमानेंट हाउस की ज़रूरत होने लगी, बिकॉज जो क्रॉप प्रोड्यूस होता था उसको अच्छे से रखा जाता था पूरे साल के लिए. तो फिर ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट करने की नीड लगने लगी ह्यूमन को, और जो भी डेवलपमेंट हुआ. So that if we talk about settlement grows near the rivers, जैसे वैलीज में होता था अवेलेबल लैंड, फर्टाइल लैंड के चारों तरफ होता था. और उसके अलावा जो भी ट्रेड, कॉमर्स भी इजी होता था. मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह इजी रहता था. मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोर्स, रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाते थे. ये सारी चीज़ें, जैसे नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रोज अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हवांग. यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात की गई है. जैसे टिग्रिस रिवर हुआ, नाइल रिवर है, हवांग ही है जो कि चाइना में है. तो ये सारे जो भी रिवर्स के चारों तरफ जो शहर बसे हैं वो परमानेंट सेटलमेंट रिवर्स की प्रेजेंस की वजह से ही है. सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड for a short time are called temporary settlement. And the people live in deep forest, hot, cold desert, mountains वगैरह dwell. आप कह सकते हो कि often जैसे ट्राइब्स होती हैं फॉरेस्ट में रहती हैं, और उसके अलावा डेजर्ट्स में है. लद्दाख की आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में फैमिलीज रहती हैं वहाँ पे. तो परमानेंट सेटलमेंट भी होता है और टेम्परेरी सेटलमेंट भी होता है. इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कहीं कहीं पे आप लद्दाख रीजन में कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि खाना वगैरह वो स्टोर कर लेते हैं, सत्तू वगैरह ऐसे रखते हैं कि कुछ ऊंचाई से अपने जो घर वगैरह है वो थोड़ा नीचे की तरफ उतर आते हैं. जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो पासेस वगैरह खुल जाते हैं और रास्ते खुल जाते हैं, तो वो फिर ऊंचाई पे जो उनके पुराने घर होते हैं वो फिर से वहाँ वापस चले आते हैं. तो इस टाइप का जो सेटलमेंट है आप कह सकते हो कि टेम्परेरी सेटलमेंट है. अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, सो परमानेंट सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स इन लिव टू लिव इन. जैसे सिटीज़ वगैरह में परमानेंट सेटलमेंट की वजह से बड़े बड़े घर बना लेते हैं लोग, बैंगलोर्स बना लेते हैं. जैसे ट्रांसह्यूमेंस, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ द people who rear animals move in the search of new pastures according to the changes in season. तो सीजन की वजह से जैसे जैसे अपने जो है एनिमल्स को चराते हैं और उसके बाद अपना जो भी सेटलमेंट्स हैं वो चेंज करते रहते हैं. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई. इट वॉज मैरीज बर्थडे. ये मैरी का बर्थडे था एंड शी वॉज
She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. वो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी ताकि वो केक कटिंग कर सके. उसके बाद but at last Gurpreet arrived, tried coughing and wheezing. She explained that traffic jam was terrible. Mary mother Mrs. Thomas patted Gurpreet's back and signed off. The pollution in our city. So जो भी पोल्यूशन वगैरह है उसकी पूरा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि वो आती है जैम से और उसके बाद उसको खांसी जैसा फील हो रहा होता है, और उसको उसकी जो मदर थी मैरी की मदर जो है गुरप्रीत को थोड़ा सा कंसोल करती हैं, थोड़ा उसको पीठ थपथपाती हैं ताकि उसको थोड़ा सा ईज आउट हो सके. उसके बाद इससे यही इंडिकेशन होता है कि जो पोल्यूशन की वजह से जो हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज. मैरीज फादर मिस्टर थॉमस replies. Mary asked, then why are people coming to cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education, medical facilities. Mary's father required, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people says to stay congested and unhygienic. तो उसी की वजह से जो कंडीशन है उनका कॉन्वर्जेशन चल रहा है मैरी के पेरेंट्स का कि क्यों लोग इतना दूर आ रहे हैं. तो मैरी की मदर बोलती हैं कि जॉब की वजह से, क्योंकि आप देखो एनसीआर की जो भी ह्यूमन डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है. क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जॉब की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो दिल्ली एनसीआर में है या फिर अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, क्योंकि इन्हीं रीजन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. आप और स्टेट्स में ले लो, जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा के अलावा और कहीं ऐसा डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा. लखनऊ में हो रहा था बट उस तरीके से वहाँ पे रिक्रूटमेंट इस टाइप से नहीं हो पाता है तो भी प्रॉब्लम होने लगती है. और कोई रीजन इतना डेवलप हो नहीं रहा, इसीलिए जो भी पॉपुलेशन है वो नोएडा में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. उससे अदर नियर बाई एरियाज़ की बात करते हैं एनसीआर में तो भी सेम कंडीशन है. फरीदाबाद, अगर हरियाणा में से फरीदाबाद एक ऐसा रीजन है और गुड़गांव जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली सिटी होती जा रही है. तो यही सारा डिस्कशन दिखाया गया है इसमें कि क्यों इस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट चेंज हो रहे हैं. गांव से लोग उठ के और शहरों की तरफ भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जॉब्स नहीं है गांव में, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम पैसा मिलता है और उसकी वजह से लाइवलीहुड नहीं चल पाता बिकॉज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है. उसकी वजह से उनको आप कह सकते हो माइग्रेट करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है. सो फ्रॉम द अबव कॉन्वर्जेशन वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन. 2 तरह के सेटलमेंट का आप आइडिया लगा सकते हैं ऊपर जो कॉन्वर्जेशन दिया हुआ है. And that is like village or rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं, उसी से सब्जियां वगैरह उगाते हैं और बेचते हैं. उसके अलावा अगर अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं तो अर्बन सिटीज़ में सो यहाँ पे मेंशन किया गया है रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और शैटर्ड, इधर उधर रहते हैं, दूर दूर फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं. सो जहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ कुछ सिटीज़ के आसपास के जो गांव हैं वो काफ़ी डेंस हो जाते हैं. और उसके अलावा कहीं कहीं पे जैसे पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा शैटर्ड होते हैं, घर दूर दूर रहते हैं और बिल्डिंग एरियाज ऑफ ड्वेलिंग्स वगैरह की वजह से होता है. सारी चीज़ें दूर दूर घर बनाए जाते हैं क्योंकि आप कह सकते हो फॉरेस्ट ड्वेलिंग से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं हिल स्टेशंस में या फिर जो भी फॉरेस्ट के आसपास का जो रीजन है, तो जहाँ पे उनको इजीली अवेलेबिलिटी रहती है उसी के हिसाब से सेटलमेंट हो जाता है या फिर वहाँ पर रहने लग जाते हैं लोग, अपना घर बनाते हैं. रूरल एरियाज़ में अगर बात करते हैं, पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट दियर एनवायरमेंट, रीजन हैवी रेनफॉल, दे हैव स्टैंडिंग रूफ, places where the water accumulates in the rainy season and the houses of construct on the raised platform and stilts. क्योंकि
पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है, तो उसी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइवलीहुड। और गांव में उसी हिसाब से ही अपने घर बनाए जाते हैं, मिट्टी से, स्टोन से और क्ले से, स्ट्रॉ से। कहीं पहले के ज़माने में कच्चे घर बनते थे, आजकल गांव में भी कच्चे घर नहीं बनते हैं, वहाँ पे भी पक्के घर बनने लगे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बाय विच पीपल गुड्स मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर, और पीपल इधर से उधर जाते हैं, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जैसे हॉर्स कार्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा और भी हैं, जैसे पहले के टाइम में होता था, जैसे या फिर अपनी कंट्री की बात करते हैं, डोंकी, म्यूल्स, बुलक कार्ट्स, कैमल्स, दीज आर कॉमन ट्रांसपोर्ट मीन्स एंशियंट टाइम में। और माउंटेन्स में जो है, साउथ अमेरिका में लामा हुआ, याक, तिब्बतन यैक्स, उसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो क्योंकि रोड्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी। बट नाउ इट इज़ एरोप्लेन्स आर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट। 6 to 8 आवर्स का ट्रैवल होता है इंडिया टू यूरोप का। इजीली लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर हम रोडवेज की बात करते हैं, तो द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे आप कह सकते हो मेटल, पक्का और कच्चा, दो तरह के होते हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो ब्लैक कलर की रोड्स होती है, जो कि टार कोल से बनाई जाती है, और उसके बाद कंक्रीट से भी बन रही हैं आजकल। तो दो तरह की रोड्स बनने लगी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बोथ। एंड रोड्स का जो भी आप कह सकते हो, मनाली ले हाईवे जो रोडवेज है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईवे है ये। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रोड्स बिल्ड अंडर ग्राउंड एज कॉल्ड सबवेज, अंडरपाथ, फ्लाईओवर्स बनते हैं। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे के बारे में हम सभी को पता है। द ट्रेन, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, द ट्रेन जिंगिंग to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point of 5,072 meter का सबसे ज़्यादा ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट है। रेलवेज़ की बात करते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स भी हैं कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसके अलावा आप कह सकते हो मालगाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। एक रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह सकते हो, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या आप कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए रेलवे का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टेड टू पिट्सबर्ग टू वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो उसका मैप दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे साइबेरियन रेलवेज को लेके, जो भी डॉटेड लाइन से दिया हुआ है, तो ये एक बार देख सकते हैं। एज सच इसका ये तो नहीं आएगा, बट हाँ कुछ कुछ जैसे फैक्ट्स होते हैं, तो कुछ एसएससी वगैरह लेवल के उसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो वाटरवेज की बात करते हैं। वाटरवेज और सी रूट्स दो तरह के होते हैं, जैसे इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स की बात करूँ, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस सिंस अर्ली डेज। वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द चीपेस्ट इन कैरिंग हैवी बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, और सस्ता भी होता है। जैसे नाइल रिवर में, अफ्रीका में जो नाइल रिवर है उसको यूज़ किया जाता है। ग्रेट लेक्स को यूज़ किया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को यूज़ किया जाता है इंडिया में और आसाम रीजन से। उसके अलावा बे ऑफ बंगाल में भी यूज़ किया जाता है, मुंबई से, जैसे सिंगापुर टू मुंबई एशिया का वाटरवे है या सी वे कह सकते हो आप। तो ये रूट्स यूज़ किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। एयरवेज की बात करते हैं, तो एयरवेज फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। Air traffic is adversely affected by the bad weather like fog and storms. It is only mode of transportation to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in the most incapable और inaccessible areas में जा सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पे कुछ भी कैलमिटीज़ हो जाती हैं, वहाँ पे फूड, शेल्टर और
क्लोथिंग, मेडिसिन वगैरह पहुंचाने का काम किया जाता है इनके द्वारा। और अगर हम उसकी बात करते हैं जैसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई हुआ, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरो, सो ये सारे हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जैसे वायरलेस हुआ, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सो दीज आर लाइक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव devised new and fast mode of communication and that is explained in 7.1 फिगर में दिया हुआ है ये डिटेल में। इसको एक बार देखेंगे, पहले ऊपर का जो डिटेलिंग है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। सो जैसे सैटेलाइट्स हैं, सो मास मीडिया के थ्रू भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है। रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर ओवर द फोन, दैट इज़ ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और उसकी वजह से लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। सैटेलाइट्स हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन एक आप कह सकते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी इजीली जा सकते हैं। और वहाँ से अगर आप बात करते हो, सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन और सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडर वाटर माइनिंग्स और हेल्थ वगैरह सारी चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो गया है। इंटरनेट और ईमेल्स को पूरे इंडिया और वर्ल्ड में सर्कुलेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं सैटेलाइट्स। वायर टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए और सेल्यूलर फ़ोन्स के लिए भी सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिग्नल यहाँ से जाते हैं, वहाँ से पूरे जो यहाँ पे जैसे सैटेलाइट का वो दिया हुआ है पिक्चर, उससे आप देख सकते हो, तो ये जो भी सिग्नल्स हैं उसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके अलावा पहले के ज़माने में जो पोस्ट वगैरह होती थी, तो पोस्ट के थ्रू या डाक चिट्ठी के थ्रू पहले कम्युनिकेशन होता था। बहुत महीनों तक लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो चिट्ठी भेजा करते थे एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो है मोड्स ऑफ आप कह सकते हो कि interconnectivity of the people, services and instruments that institutions across the world are large global society, उसी का ही ग्राफ दिया हुआ है। सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो ये काफ़ी मिक्स एंड मैच है। इसको सेपरेटली किया जाएगा तो दैट विल बी बेटर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और वाटरवेज वगैरह के बारे में आगे आएगा जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे। तो इसीलिए इसको 2 या 3 बार आप बहुत इजीली 7 से 8 मिनट में, अगर डबल की स्पीड में आप पढ़ोगे तो 7 से 8 मिनट में इजीली आपको कंप्लीट कर लोगे इसको। दैट इज़ वाई दिस इज़ माई लाइक ओनली मोटिव टू कवर NCERTs फर्स्ट, कि इजीली जो भी बिगनर्स हैं उनको ईजी लगे और इजीली वो लोग समझ पाएँ। दैट इज़ ओनली इनिशिएटिव, बिकॉज अपनी स्टडीज़, फैमिलीज़ और इस सारी चीज़ों के बाद अगर ये इनिशिएटिव मैंने लिया है, वांट टू कंटिन्यू इट टू हेल्प अदर्स एज वेल, एंड that is the only thing which will motivate me. Please share and subscribe the channel to motivate me a lot, so that I will do as much as I can for you guys. Thank you so much. Bye bye. Study hard.